Hello students, today we will start class 8 chapter 3 geography minerals and power resources। मिनरल्स और पावर रिसोर्सेज के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि जो मिनरल्स है वो किस तरीके से उनको निकाला जाता है, उनका एक्सट्रैक्शन जो है वो किस तरीके से होता है और क्या क्या उनके यूजेज हैं। सर स्टार्टिंग जो होती है चैप्टर की उसमें देखिए किरी जो है वो सुकांत से पूछती है। वो वहाँ पर जो सुकांत का नेटिव प्लेस है धनबाद, वहाँ पर जाती है और वहाँ पर जो ब्लैक एरिया है उसको देख के वो अमेज्ड हो जाती है और सुकांत से पूछती है कि ये जो एरिया है ये इतना ब्लैक और डस्टी क्यों है। तब सुकांत उसको बताता है कि यहाँ पर पास में ही कोल माइंस हैं, यानी कि कोयले की खानें हैं, जिसकी वजह से ये एरिया कैसा लग रहा है, ब्लैक कलर का और डस्टी डस्टी सा लग रहा है। तब किरी पूछती है व्हाट आर मिनरल्स, मिनरल्स क्या होते हैं। तब सुकांत रिप्लाई करता है कि हमारे आसपास जितने भी हमारे यूजफुल जो थिंग्स होती हैं उनमें से मैक्सिमम मिनरल्स होते हैं और मिनरल्स को हम किस तरीके से एक्सट्रैक्शन उनका करते हैं वो भी हम इस चैप्टर में आगे जाके पढ़ने वाले हैं। जो मिनरल्स होते हैं वो अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ की रॉकी क्रस्ट होती है यानी कि चट्टानी जो भाग होता है वहाँ पर ज़्यादातर मिनरल्स पाई जाती हैं। देखिए मिनरल्स क्या है, डेफिनेशन क्या है मिनरल्स की। ए नेचुरली ओकरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज़ ए मिनरल। एक ऐसा नेचुरली ओकरिंग सब्सटेंस जो कि एक उसकी अलग केमिकल कंपोजिशन होती है वो मिनरल कहलाता है। यानी कि मिनरल्स जो है वो हमें नेचुरली यानी कि प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस। जो अर्थ है उसके ऊपर जो मिनरल्स हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। मतलब क्या है कि सभी जगहों पर समान नहीं होती, अनइक्वल होती हैं, अनइवनली उनको डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मान लीजिए ये हमारी अर्थ है और इस अर्थ के ऊपर जो मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होता है, अनइवन होता है। ऐसा नहीं है कि सब जगह पर इक्वल हैं, कहीं पर जो है मिनरल्स ज़्यादा पाए जाते हैं, कहीं पर कम पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो मिनरल्स हैं वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब देखिए ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन किस बेस पे होता है, ये होता है किसी पर्टिकुलर एरिया या फिर रॉक फॉर्मेशन में, जहाँ पर रॉक फॉर्मेशन होती है और कोई ऐसा पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर जैसे कि प्लेटूज़ हैं वहाँ पर ज़्यादा कंसनट्रेटेड होते हैं जितने भी मिनरल्स होते हैं। और बहुत सारे ऐसे एरियाज़ भी हैं जहाँ पर मिनरल्स नहीं पाए जाते और बहुत सारे ऐसे एरियाज़ भी हैं जहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं लेकिन ईजिली एसेसिबल नहीं हैं, उनकी एक्सेस हमारे तक नहीं है। ऐसे एरियाज हैं जैसे कि आर्कटिक ओशियन बेड है या फिर अंटार्कटिका है। ये ऐसे प्लेसेज हैं जहाँ पर मिनरल्स हैं लेकिन हमारी एक्सेस, हमारी पहुँच उन तक नहीं है। मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स। जो मिनरल्स होते हैं वो अलग अलग टाइप की, डिफरेंट टाइप की जो जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स होते हैं वहाँ पर बनते हैं। मतलब क्या है कि काफ़ी लंबे टाइम तक प्रोसेस होती है मिनरल्स के बनने की। जैसे कि अगर हम कोल का एग्जांपल लेते हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, ये कैसी चीज़ें हैं, ये ऐसे मिनरल्स हैं जिनको बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। जो पेड़ पौधे हैं या फिर जितनी भी वनस्पति हैं या फिर जितने भी जीव जंतु एनिमल, उनकी डेथ हो जाती है, उनके गलने सड़ने से, पेड़ पौधों के गलने सड़ने से काफ़ी लाखों करोड़ों सालों में जो हैं ये बनकर तैयार होते हैं। जो नेचुरल प्रोसेस होती है विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, उसकी वजह से जो है ये बनते हैं। मतलब क्या है कि ये एक नेचुरल जो है प्रोसेस होती है, प्राकृतिक रूप से बनते हैं, इनमें मनुष्य का कोई इंटरफेयर नहीं होता। दे कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज कलर, डेंसिटी, हार्डनेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सच एज सोल्युबिलिटी। जो केमिकल्स होते हैं, जितने भी मिनरल्स होते हैं, उनको हम उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि उनका कलर, उनकी डेंसिटी या फिर हार्डनेस कि वो हार्ड है या सॉफ्ट है। इसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे कि सोल्युबिलिटी है। सोल्युबिलिटी का मतलब होता है घुलनशील, कि कोई भी मिनरल पानी में घुल जाता है या नहीं घुलता है। टाइप ऑफ मिनरल्स की हम बात करते हैं। देर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। मिनरल्स आर क्लासिफाइड मेनली एज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मिनरल्स को हम बेसिकली जो है मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स में क्लासीफाई करते हैं। मेटेलिक मिनरल्स वो होते हैं जिसमें धातु के अंश पाए जाते हैं, यानी कि धात्विक होते हैं, जैसे कि लोहा है, सोना है, चांदी है, कॉपर है। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, मेटेलिक मिनरल्स के हैं। मिनरल्स कंटेन मेटल इन रो फॉर्म। रो फॉर्म में जिसके मेटल होते हैं वो क्या है, मेटेलिक मिनरल है। और इनका जो सब्सिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, हार्ड होता है। ये हार्ड सब्सिस्टेंस होते हैं और जो है ये कंडक्ट ऑफ हीट
हीट, यानी कि हीट जो है उससे पास हो सकती है, गुजर सकती है, और इसी वजह से वहाँ से जो है इलेक्ट्रिसिटी भी उसमें से पास हो सकती है। जितने भी मेटेलिक मिनरल्स होते हैं उनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो सकती है। और इसके अलावा जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं मेटेलिक मिनरल्स की वो कौन कौन सी हैं कि वो लस्टर हैं और उनमें साइन होती हैं। मतलब क्या है कि लचीले होते हैं, उनको हम किसी भी शेप में फोल्ड कर सकते हैं। जितनी भी मेटल्स होती हैं हम उनको गर्म करके कोई भी शेप दे सकते हैं, तो वो क्या है, लचीले हैं और इसके अलावा शाइन करते हैं, मतलब उनमें चमक होती है। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स भी यहाँ पर दे रखे हैं। आयरन ओर है, बॉक्साइट है, मैग्नीज है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं मेटेलिक मिनरल्स की। अब बात करते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स की। नॉन मेटेलिक मिनरल्स में जो है मेटल्स का कंटेंट नहीं होता। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं लाइमस्टोन, मीका, जिप्सम, ये कुछ एग्जांपल्स हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स की। मतलब क्या है कि जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं उनमें धातु के अंश नहीं होते, मेटेलिक जो होती हैं उनके अंश नहीं होते। अब जो मेटेलिक मिनरल्स हैं उनको भी दो तरीके से क्लासीफाई किया गया है, फेरियस एंड नॉन फेरियस। फेरियस कौन से मेटेलिक मिनरल्स होते हैं जिसमें लोहे का अंश होता है, ठीक है, जैसे कि आयरन ओर है। और नॉन फेरियस कौन से मिनरल्स होते हैं जिसमें आयरन का कंटेंट नहीं होता, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड। इस तरीके के जो मिनरल्स होते हैं वो नॉन फेरियस मेटेलिक मिनरल्स होते हैं। इसके बाद मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन देखिए। जो मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन है, मिनरल्स को निकालने की जो प्रोसेस होती है वो भी अलग अलग होती है। सबसे पहले आती है माइनिंग। माइनिंग का मतलब है कि खुदाई करके हम मिनरल्स को निकालते हैं। ड्रिलिंग देखिए यहाँ पर पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, बड़ी बड़ी मशीनों से ड्रिल किया जाता है। किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर जो है खुदाई करके गड्ढा बना दिया जाता है और उससे निकाला जाता है। इस जो ड्रिलिंग की प्रोसेस होती है इससे मेनली जो है गैसेस को, जो प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस है, जिससे कि CNG और LPG बनती हैं, बाद में उसका जो है एक तरीके से उसको एक्सट्रैक्ट करके और जो है पेट्रोलियम भी इस तरीके से जो है निकाला जाता है। क्वेरिंग का मतलब होता है कि माइनिंग में तो हम क्या करते हैं, उसको जो है एक बड़े लेवल पर उसकी डायरेक्ट खुदाई करते हैं। माइनिंग खनन होता है और क्वेरिंग का मतलब होता है उत्खनन यानी कि क्वेरिंग हम मेनली जो पुरानी चीज़ें होती हैं बेसिकली तो उनके लिए करते हैं, लेकिन कई बार मिनरल्स एक्सट्रैक्शन के लिए भी इसको यूज़ कर लिया जाता है। अब बात आती है ओपन कास्ट माइनिंग की और शाफ्ट माइनिंग की। जो माइनिंग है उसको भी दो तरीके से डिवाइड किया गया है। अब देखिए जो ओपन कास्ट माइनिंग होती है उसमें क्या होता है, मिनरल्स को जो है सेलो डेप्थ तक पाए जाते हैं और उसमें सरफेस को ही रिमूव कर दिया जाता है। मान लीजिए ये सरफेस है अर्थ का, तो उस सरफेस को रिमूव कर दिया जाता है, यानी कि उसकी खुदाई करके वहाँ से मिनरल्स को निकाला जाता है। लेकिन जो शाफ्ट माइनिंग होती है उसमें क्या होता है कि उसका जो बेस है, जो धरातल है, उस पूरे धरातल की खुदाई नहीं की जाती। किसी पर्टिकुलर जगह से खुदाई करके एक सुरंग वहाँ पर बना दी जाती है और नीचे से मिनरल्स को निकाल लिया जाता है। तो ये होती है शाफ्ट माइनिंग और जो है ओपन कास्ट माइनिंग। ड्रिलिंग और क्वेरिंग हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसके बाद बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स की। मिनरल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से है। मिनरल्स ओकर इन डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स, सम आर फाउंड इन इग्नियस रॉक्स, सम आर इन मेटामॉर्फिक रॉक्स, वाइल अदर्स ओकर्स इन सेडिमेंट्री रॉक्स। कुछ जो मिनरल्स होते हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं, कुछ इग्नियस रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं, और बहुत सारे जो मिनरल्स होते हैं वो जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं उनके अंदर भी पाए जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है। मतलब ये नहीं है कि सभी जगह पर एक जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं और सेम क्वांटिटी में पाए जाते हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्वालिटी और अलग अलग क्वांटिटी में जो है मिनरल्स पाए जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ जो जनरली जो कहाँ पर पाए जाते हैं वो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं आयरन ओर की, तो आयरन ओर जो है वो नॉर्थ स्वीडन में पाया जाता है। कॉपर और निकल के डिपॉजिट जो है वो ओंटारियो और कनाडा में है। आयरन, निकल और क्रोमाइट और प्लेटिनम के जो भंडार हैं वो साउथ अफ्रीका में है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि कहाँ कहाँ पर मेनली जो है पाए जाते हैं। और ये जो एग्जांपल हमने पढ़े ये कहाँ कौन सी टाइप की रॉक्स में पाए जाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन की। तो सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन जो है वो कहाँ पर पाई जाती है, या तो प्लेन रीजन में पाई जाती है या फिर जो यंग फोल्ड माउंटेन्स होते हैं। यंग फोल्ड माउंटेन्स का मतलब है जो अभी बने हुए जो माउंटेन्स है, फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था
कि अर्थ के अंदर की जो प्लेट्स होती हैं जब वो एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं, देखिए जो अर्थ है वो 6 प्लेट्स में डिवाइड है और उन 6 प्लेट्स की सबकी जो डायरेक्शन होती है मूवमेंट की वो अलग अलग होती है। हो सकता है कि उनका जो मूवमेंट है वो एक दूसरे की तरफ हो सकता है डिफरेंट डायरेक्शन में हो, ठीक है। तो ऐसे में जब वो मूवमेंट करती हैं और आपस में टकराती हैं तो क्या होता है, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे की तरफ चली जाती है और एक प्लेट ऊपर उठ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण होता है। तो ऐसी जो जगह होती हैं वो कौन सी वहाँ पर रॉक्स होती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं। इसके बाद जो सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन है वो प्लेन और यंग फोल्ड माउंटेन्स में पाए जाते हैं। इसमें जो मेटल का कंटेंट ज़्यादा नहीं होता, ये नॉन मेटेलिक मिनरल्स यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे कि लाइमस्टोन है। और जो लाइमस्टोन के डिपॉजिट्स हैं वो भी अलग अलग रीजन में पाए जाते हैं, जैसे कि फ्रांस का कुछ रीजन है, या फिर मैग्नीज डिपॉजिट जो है वो जॉर्जिया और यूक्रेन में पाए जाते हैं। इसके अलावा फॉस्फेट की जो बेड्स हैं वो अल्जीरिया में पाए जाते हैं। तो ये कुछ अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, डिफरेंट टाइप की जो मिनरल्स हैं वो डिफरेंट प्लेसेस पर पाए जाते हैं। मिनरल फ्यूल्स जो हैं जैसे कि कोल और पेट्रोलियम है वो मेनली कहाँ पर पाए जाते हैं, सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। अभी देखिए हम जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग जो एरियाज़ हैं उनके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि कौन से एरिया में कौन से मिनरल्स जो हैं पाए जाते हैं। एशिया में देखिए चाइना और इंडिया में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट जो प्रोडक्शन होता है वो किसका होता है, आयरन ओर का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। और जो कॉन्टिनेंट है एशिया, जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पर वर्ल्ड का सबसे, अगर हम कह सकते हैं लगभग हाफ वर्ल्ड में जितना प्रोडक्शन होता है टिन का, उसका हाफ कहाँ पर होता है, एशिया कॉन्टिनेंट में होता है। आप देखिए मैप में भी देख सकते हैं, जो अलग अलग इंडेक्स से अलग अलग तरीके से दिखा रखा है, रिप्रेजेंट कर रखा है। ये वाला जो निशान है इस चेन से किसको दिखा रखा है, आयरन को। ये वाला सिंबल कॉपर को रिप्रेजेंट करता है और ये वाला बैकसाइड को रिप्रेजेंट करता है। तो जिन जिन एरियाज़ में ये सिंबल दिखा रखे हैं, ये शो कर रखा है, वहाँ उसी तरीके के जो मिनरल्स हैं वो पाए जाते हैं। अगर हम आयरन की बात करते हैं तो ये सब जो एरियाज़ हैं यहाँ पर आयरन पाया जाता है, आयरन ओर मिलता है और आयरन ओर से ही बाद में क्या होता है, आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, ठीक है। इसी तरीके से कॉपर और बॉक्साइट भी जो है वर्ल्ड के अलग अलग प्लेसेस पर पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं मेनली चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया की, जो कि वर्ल्ड की लीडिंग प्रोड्यूसर हैं। जो मिनरल्स हम बात कर रहे थे टिन की, और चाइना जो है लीडिंग प्रोड्यूसर जो है अलग अलग और टंगस्टन और एंटीमनी जो और लेड जो मिनरल्स हैं उनका भी प्रोड्यूसर है। एशिया जो है उसमें मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जिंक और कॉपर के भी डिपॉजिट जो है पाए जाते हैं। अब बात करते हैं यूरोप की। यूरोप इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में आयरन ओर का लीडिंग प्रोड्यूसर है यूरोप। और जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं यूरोप के अंदर, देखिए जो आयरन ओर को प्रोड्यूस करती हैं, रशिया, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस। मिनरल डिपॉजिट जो है कौन कौन से और मिनरल्स के पाए जाते हैं यूरोप के अंदर, वो है कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज और निकेल। इनके जो डिपॉजिट्स हैं, जो भंडार हैं, वो ईस्टर्न यूरोप और यूरोपियन रशिया में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका में जो मिनरल डिपॉजिट हैं वो कहाँ पर हैं, वो 3 जोन्स में डिवाइडेड है, यानी कि 3 जोन बने हुए हैं। पहला है कनेडियन रीजन, नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक और एप्लेशियन रीजन। ये जो 3 रीजन हैं यहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं नॉर्थ अमेरिका में। अब इन तीनों जोन्स में अलग अलग तरीके के जो है मिनरल पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं कनेडियन शील्ड की, तो वहाँ पर आयरन और निकेल, गोल्ड, यूरेनियम और कॉपर जो है पाया जाता है। अगर बात करते हैं अपलेशियन रीजन की, तो वहाँ पर कोल मिलता है। और वेस्टर्न कॉर्डिलीज जो रीजन है वहाँ पर कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड और सिल्वर के डिपॉजिट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। ये आप वर्ल्ड मैप में फिर से देख सकते हैं, कोल और मिनरल ऑयल्स जो हैं कहाँ पर पाए जाते हैं। इससे पहले हमने बॉक्साइट वगैरह के बारे में पढ़ा था। ये कोल और मिनरल्स का मैप है कि वर्ल्ड के कौन कौन से रीजन्स हैं जहाँ पर कोल और मिनरल ऑयल जो है पाए जाते हैं। साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका जो है ब्राज़ील, साउथ अमेरिका में ब्राज़ील जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जो हाई ग्रेड आयरन ओर होता है। देखिए जो आयरन ओर है उसको भी मैंने आपको बताया था कि मिनरल्स की क्वालिटी अलग अलग पाई जाती है। कोई बेस्ट क्वालिटी होती है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा आयरन को निकाल सकते हैं,
तो वो कहाँ पर पाई जाती है? ब्राज़ील में पाई जाती है। चिली और पेरू जो है वो भी लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉपर के। और इसके अलावा ब्राज़ील, बोलिविया कुछ वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टिन के। मतलब अलग अलग मिनरल्स हैं। जैसे कि टिन की अगर हम बात करते हैं तो टिन में किसका जो नंबर पहले आता है वो आता है ब्राज़ील और बोलिविया का। इसके बाद चिली और पेरू जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं कॉपर का। साउथ अमेरिका में जो है लार्जेस्ट डिपॉजिट हैं गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम और मैग्नीज, बॉक्साइट, मीका, प्लेटिनम और इस तरीके की जो धातुएं हैं उनके जो है यहाँ पर भंडार पाए जाते हैं, डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। मिनरल ऑयल भी पाया जाता है। अब मिनरल ऑयल कहाँ पाया जाता है? साउथ अमेरिका में वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। अब बात करते हैं अफ्रीका की। अफ्रीका जो है मिनरल रिसोर्सेज में रिच है। सबसे ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज अफ्रीका में ही पाए जाते हैं और जितने भी मिनरल रिसोर्सेज अफ्रीका में पाए जाते हैं वो सब बहुत ही कीमती धातुएं हैं उनमें ज़्यादातर। जैसे कि हम बात करते हैं डायमंड, गोल्ड और प्लेटिनम। प्लेटिनम जो है वो सबसे महंगी धातु होती है और डायमंड और गोल्ड भी जो है काफ़ी महंगी धातुएं हैं। इनसे जो है ज्वेलरी वगैरह भी बनाई जाती है। तो इन सब मिनरल्स का जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वो अफ्रीका में होता है। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जीरिया ये कुछ ऐसे पोर्शन है जहाँ पर गोल्ड का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किया जाता है। कुछ अदर मिनरल्स भी पाए जाते हैं अफ्रीका में जैसे कि कॉपर, आयरन, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट। ऑयल जो है वो कहाँ पर पाया जाता है अफ्रीका में? जो है नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड में बॉक्साइट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑस्ट्रेलिया। और लीडिंग प्रोड्यूसर किस किस का है? गोल्ड, डायमंड, आयरन और टिन और निकेल का। इसके अलावा हम बात करते हैं कॉपर, लेड, जिंक और मैग्नीज की। तो इनमें भी रिच है ये भी, मतलब वहाँ पर इन सब की भी माइनिंग की जाती है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में देखिए क्या क्या पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया में दो प्लेसेस हैं जैसे कि कालगुरलाई और कूलगार्डाई जो है एरियाज़ हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पर भी गोल्ड के काफ़ी डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं अंटार्कटिका की। देखिए जो अंटार्कटिका की जियोलॉजी है उसमें कुछ ऐसे पर्टिकुलर रीजन्स हैं जहाँ पर अलग अलग वैरायटी का जो डिपॉजिट है मिनरल्स का वो पाया जाता है। कुछ सिग्निफिकेंट साइज ऑफ डिपॉजिट जो है वो अलग अलग एरियाज़ में है। कुछ माउंटेन रीजन में है, कुछ आयरन ओर्स हैं माउंटेन एरिया जैसे कि ईस्ट अंटार्कटिका है वहाँ पर भी पाए जाते हैं। तो कौन कौन से मेनली मिनरल्स पाए जाते हैं? वो है आयरन और गोल्ड, सिल्वर और कुछ ऑयल्स जो है वो वहाँ पर पाए जाते हैं। इनकी कुछ कमर्शियल क्वांटिटीज़ वहाँ पर पाई जाती हैं। अब बात आती है यूजेज ऑफ मिनरल्स की। मिनरल्स के क्या क्या यूजेज हैं? मिनरल्स आर यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज। मिनरल्स का बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। अब देखिए कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनका जम्स के रूप में यूज़ किया जाता है। मतलब अलग अलग जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं यूजेज हैं। मिनरल्स के बहुत सारे यूजेज हैं। जिस टाइप का मिनरल है हम उसी तरीके के उसके यूज़ जो कर लेते हैं। जैसे कि हम बात करें मेटल्स की तो उनको ज्वेलरी के लिए भी यूज़ किया जाता है, अदर इक्विपमेंट्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। कॉपर की अगर बात करते हैं, कॉपर भी एक मेटल है, उसको कॉइन से लेकर पाइप बनाने तक बहुत सारी जगहों पर यूज़ किया जाता है। सिलिकॉन का भी कंप्यूटर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जो फ्लॉपी डिस्क वगैरह होती हैं, जो हमारी सीडी वगैरह होती हैं, फ्लॉपीज़ होती हैं, वो सब सिलिकॉन से ही बनाई जाती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे मिनरल्स हैं जैसे कि एल्यूमिनियम है, उसको बॉक्साइट से निकाला जाता है और ऑटोमोबाइल या फिर एरोप्लेन्स जो हैं उनको बनाने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए या फिर किचन कुकवेयर बनाने के लिए सब में मेटल्स का यूज़ किया जाता है और अदर मिनरल्स का भी यूज़ किया जाता है। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। देखिए मिनरल्स जो हैं वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब है कि अगर हमने उनको एक बार यूज़ कर लिया तो दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए हमें दोबारा से उन मिनरल्स के बनने तक का वेट करना पड़ेगा और जो मिनरल्स हैं उनको बनने में काफ़ी लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। तो इसलिए हमें इन मिनरल्स का कंजर्वेशन करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए, एक लिमिट में हमें इनको यूज़ करना चाहिए। अब देखिए इनकी जो फॉर्मेशन रेट होती है वो बहुत ही स्लो होती है, यानी कि बहुत सालों लग जाते हैं, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ। तो इन सब को हमें इस तरीके से यूज़ करना चाहिए। हमें इसके लिए एक डायग्राम जो है वो समझ लें तो बहुत ही बेहतर होगा। थिंक एंड एक्ट। देखिए जो मिनरल्स के लिए हमें 3 चीज़ें अपनानी चाहिए: रिसाइकिल, रिड्यूस एंड रीयूज़। रिसाइकिल का मतलब है कि हम जब मिनरल्स को एक बार यूज़ कर लेते हैं तो उसका किसी दूसरी फॉर्म में हमें दोबारा से यूज करना चाहिए।
ठीक है, रिसाइकिल, जैसे कि आप सबको पता है वाटर साइकिल कैसे चलता है, ठीक है, एवापोरेशन होता है, फिर उसके बाद जो है कंडेंसेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, फिर वो दोबारा से जो है किसी न किसी रूप में अंडरग्राउंड वाटर के साथ जो है मिल जाता है। तो इसी तरीके से हमें मिनरल्स की भी साइकिल बनानी चाहिए। उनको एक बार किसी एक चीज़ के लिए यूज़ किया, फिर किसी दूसरे पर्पज़ के लिए उसको यूज़ किया, फिर किसी और पर्पज़ के लिए उसको यूज़ किया। रीयूज़ में भी यही चीज़ें आती हैं कि जिस मिनरल को हमने एक बार यूज़ कर लिया उसको हम दोबारा से यूज़ करें। और रिड्यूस का मतलब होता है कि जो यूज़ है मिनरल्स का उसको कम किया जाना चाहिए, यानी कि जितना हम यूज़ मतलब जितने से हम सेटिस्फाइड हो सकते हैं उतना ही यूज़ करें। ये ना हो कि अगर हमारे पास अब मिनरल्स ज़्यादा है तो हम उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, एक लिमिट में हमें उनको यूज़ करना चाहिए। इसके बाद बात आती है पावर रिसोर्सेज की। देखिए, जो पावर रिसोर्सेज होते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मेनली जो है इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, थर्मल पावर हो सकती है, टाइडल पावर एनर्जी हो सकती है, विंड एनर्जी हो सकती है। तो अलग अलग तरीके की एनर्जीज यहाँ पर हैं। ये देखिए जो छोटी सी स्टोरी है इसकी हम बात नहीं करते हैं, हम सीधा जो है अलग अलग जो सोर्सेज हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि एनर्जी के जो कॉन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं, कॉन्वेंशनल सोर्सेज का मतलब होता है कि वो सोर्सेज जो कॉमन यूज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं, मतलब लंबे टाइम से हम उनको यूज़ कर रहे हैं। कन्वेंशनल होते हैं परंपरागत, जिसको हम काफ़ी सालों से यूज करते आ रहे हैं, कोई नया इन्वेंशन उनमें हमने नहीं किया है। जैसे कि फायरवुड है या फिर फॉसिल फ्यूल्स हैं, वो कुछ मेन ऐसे कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं जिनका हम काफ़ी सालों से यूज करते आ रहे हैं। अब बात करते हैं फायरवुड की। देखिए, फायरवुड जो है उसका कुकिंग और हीटिंग के लिए मेनली यूज़ किया जाता है। स्टार्टिंग में आदि मानव ने भी जो है लकड़ी को जलाना शुरू किया था, तो उन्होंने या तो मांस को पकाने के लिए उसका यूज़ किया था या फिर जंगली जानवरों को दूर भगाने के लिए किया था। और उसी जो है प्रोसेस को हमने भी अपनाया है। हम जो है विलेजेस में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है फायरवुड का, तो उसका जो है कुकिंग के लिए या फिर हीटिंग के लिए जो है यूज़ किया जाता है। अगर बात करते हैं फॉसिल फ्यूल्स की, तो फॉसिल फ्यूल्स में जो है कोल और पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस आती हैं। हम जो है कोल का यूज़ किस लिए करते हैं? थर्मल पावर बनाने के लिए। थर्मल पावर जैसे कि जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ कर रहे हैं। पेट्रोलियम का हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं? पेट्रोलियम से डीजल और पेट्रोल निकाल के गाड़ियाँ चलती हैं, या फिर और भी बहुत सारी जगहों पर इसका यूज़ किया जाता है। नेचुरल गैस से जो है CNG और LPG बनाई जाती है और घरों में कुकिंग के लिए उनका भी यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए ऑयल और नेचुरल गैसेस के जो एडवांटेजेज हैं और डिसएडवांटेजेज हैं वो कौन कौन से हैं। अगर हम बात करते हैं ऑयल की, तो क्या है? ईजियर टू ट्रांसपोर्ट, यानी कि इसका आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जाता है टैंकर्स में। और जो बेसिक पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ हैं, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज जो है, वहाँ पर भी ऑयल का यूज़ किया जाता है। अगर नेचुरल गैस की बात करते हैं तो ईजियर टू ट्रांसपोर्ट, ये भी ट्रांसपोर्ट के लिए ईजी है। पाइपलाइंस के थ्रू इसका ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है आसानी से। क्लीनर देन ऑयल एंड कोल, ऑयल और कोल जो है उनमें क्या होता है, उनकी वजह से एनवायरनमेंट में पोल्यूशन होता है, लेकिन नेचुरल गैस से कोई भी पोल्यूशन नहीं होता। चीपर देन ऑयल, ऑयल से सस्ती भी है, इतना ज़्यादा पैसा हमें यहाँ पर खर्च नहीं करना पड़ता। डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? देखिए, यहाँ पर कुछ हर एक चीज़ की कुछ अगर एडवांटेजेस होती हैं तो उसकी डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। तो यहाँ पर भी हम ऑयल और नेचुरल गैस के कुछ डिसएडवांटेजेस पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, जो डिसएडवांटेजेस है उसमें सबसे पहले किसकी बात आती है? देखिए, ये ऑक्सीजन को क्या करता है? डिप्रेशन करता है। मतलब क्या है कि पोल्यूशन ज़्यादा फैलाता है। ऑक्सीजन जो गैस लीकेज होता है उसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो ख़राब हो जाती है, यानी कि वो सांस लेने लायक उस जगह की ऑक्सीजन नहीं रहती है। पोल्यूटेंट्स रिलीज्ड कॉज्ड एसिड रेन्स, जो पोल्यूटेंट्स निकलते हैं ऑयल और नेचुरल गैसेस से, उनकी वजह से क्या होता है? पोल्यूशन होता है। जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, जो छोटे छोटे कण होते हैं, वो पोल्यूशन को बढ़ावा देते हैं और उसी की वजह से क्या होती है? एसिड रेन होती है। यानी कि जब बारिश होती है तो वो पोल्यूटेंट्स बारिश के साथ मिलकर दोबारा से ज़मीन पर गिरते हैं। इसके अलावा जो न्यू फ्यूल है उसका एक्सट्रैक्शन भी इतना ईजी नहीं होता, उसको निकालना जो है वो भी एक काफ़ी कठिन काम होता है। अब बात करते हैं कॉन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की, यानी कि जो परंपरागत सोर्सेज हैं जो काफ़ी सालों से हम यूज़ करते आ रहे हैं। फायरवुड एंड कोल, और जो हाइडल पावर भी इसमें हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन हाइडल पावर जो है इतना कॉन्वेंशनल नहीं है जितना कि फायरवुड एंड कोल है। अब देखिए, फायरवुड के एडवांटेजेस क्या क्या हैं? एक तो ईजी एक्सेस होती है, यानी कि आसानी से हमें मिल सकती है फायरवुड। इसके अलावा प्रोवाइड एनर्जी टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत ज़्यादा लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करा सकते हैं फायरवुड से। डिसएडवांटेजेस क्या है? कलेक्शन
इस टाइम कंज्यूमिंग जो है यहाँ पर नहीं हो सकती। और इसके अलावा पोल्यूशन भी होता है इसकी वजह से, और ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रमोट करते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब होता है कि जब CO2 और CFC जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जो गैसेज होती हैं, जब वो एटमॉस्फेयर में मिल जाती है और जब एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती हैं, तो उसकी वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जो ओजोन लेयर है उसका जो है एक तरीके से वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ावा मिलता है क्योंकि जब हम लकड़ी जलाते हैं तो उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है रिलीज़ होती है। इसके अलावा डिफोरेस्टेशन, मतलब अगर हम लकड़ी हमें चाहिए होती है तो उसके लिए क्या होता है, पेड़ों को काटना पड़ता है, तो डिफोरेस्टेशन भी होता है इसकी वजह से। अब बात करते हैं कोल की एडवांटेजेस की। तो कोल जो है वो एक्सटर्नली जो है अवेलेबल है और इफ़िशियंट इसका कन्वर्सेशन जो है इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो है इसका ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है, यानी कि हम इससे थर्मल पावर जो है वो बना सकते हैं। लेकिन इसकी भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहली बात है कि ये पोल्यूशन बढ़ाता है, पोल्यूटिंग सोर्स है, और इसके अलावा बल्क ट्रांसपोर्ट, यानी कि ट्रांसपोर्ट जो है इसका इतना ईजी नहीं है क्योंकि ये एक भारी मिनरल है, इसमें वजन जो है ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं हाइडल पावर की। देखिए हाइडल पावर के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। ये नॉन पोल्यूटिंग है, यानी कि हाइडल पावर की वजह से कोई पोल्यूशन नहीं होता। इससे इरिगेशन और फिशिंग को भी प्रमोशन मिलता है, बढ़ावा मिलता है, क्योंकि अगर हम वहाँ पर किसी भी रिवर के ऊपर कोई डैम बनाते हैं तो उससे जो पानी है वो इरिगेशन के लिए भी कलेक्ट कर सकते हैं एक पॉन्ड में, और फिशिंग भी वहाँ पर की जा सकती है, और चीप भी है। इसके बाद बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी, जो लोकल कम्युनिटी है उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, उसको एक वहाँ से कहीं और जाकर सेटअप होना पड़ता है। और इसके अलावा जो है कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर जो निचाई वाले होते हैं, वहाँ की हाइट कम होती है, तो वहाँ पर बाढ़ की प्रॉब्लम भी हो सकती है, वहाँ बाढ़ आ सकती है, और एक्सपेंसिव टू सेटअप, इसको सेटअप करना जो है एक्सपेंसिव पड़ता है, काफ़ी महंगा पड़ता है। अब बात करते हैं कोल की। देखिए कोल जो है वो भी एक फॉसिल फ्यूल है, उसका भी जो है एक डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है, या फिर जो है इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में भी उसका एक तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए जो इंडस्ट्रियल फ्यूल है वो कैसे यूज़ करेंगे हम, जैसे आयरन एंड स्टील स्मेल्टिंग जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, यानी कि जहाँ पर आयरन को पिघलाकर जो है किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में कन्वर्ट किया जाता है, वहाँ पर कोल का यूज़ किया जाता है, ताकि वहाँ पर जो स्टीम इंजन है उनको जो है जैसे कि जो भाप इंजन है उनको चलाने के लिए, या फिर जो आयरन स्मेल्टिंग वगैरह की इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर उनको स्मेल्ट करने के लिए, या फिर एक तरीके से हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जब हम कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो उसको थर्मल पावर कहा जाता है, और कोल का इसमें ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। लगभग काफ़ी करोड़ों सालों से का टाइम लगता है कोल को बनने में, इसलिए हमें इसका एक लिमिट में यूज़ करना चाहिए। लेकिन फिर भी इसका यूज़ कैसे किया जा रहा है, कंटिन्यू जो है किया जा रहा है। अब कोल का इतना ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो इसीलिए इसको ब्राइट सनशाइन के नाम से भी जाना जाता है। अब कुछ लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स हैं वर्ल्ड में, जैसे कि चाइना है, USA है, जर्मनी है, रशिया है, साउथ अफ्रीका और फ्रांस है। ये क्या है, कुछ कोल प्रोड्यूसर कंट्रीज़ हैं जहाँ पर कोल का प्रोडक्शन किया जाता है। अब कोल प्रोड्यूसिंग एरिया जो है इंडिया में भी कुछ हैं, कौन कौन से हैं, रानीगंज है, झारिया है, धनबाद है, बोकारो, और जो है इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेसेज हैं जहाँ पर कोल का प्रोडक्शन किया जाता है, मतलब उसकी माइनिंग जो है की जाती है। अब बात करते हैं पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम जो है उसको गाड़ियाँ चलाने वगैरह के लिए पेट्रोलियम का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। देखिए जो पेट्रोलियम है वो हमें क्रूड ऑयल के रूप में मिलता है। क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल हमें मिलता है, और बाद में उससे जो है पेट्रोलियम डीजल वगैरह बनाए जाते हैं, इसी से CNG वगैरह भी निकाली जाती है। तो ये इस तरीके से जो क्रूड ऑयल है उसको प्योरीफाई करके बाद में अलग अलग तरीके के इससे जो है ऑयल्स बनाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, तो ये जो लेयर्स होती हैं उनके बीच में पाया जाता है, फिर वहीं से ड्रिलिंग करके इनको निकाला जाता है। जो ऑफशोर मतलब ये ज़्यादातर कहाँ पर पाया जाता है, समुद्र के किनारों पर ज़्यादातर पाया जाता है। जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, मान लीजिए ये ओशन है, तो उन ओशंस के किनारों के ऊपर जो है ज़्यादातर पाया जाता है, तो वहाँ से इसको ड्रिलिंग करके निकाला जाता है। ड्रिलिंग करके मतलब एक पर्टिकुलर जगह पर खुदाई की जाती है काफ़ी गहराई तक, और मशीनों से जो है उसको वहाँ से निकाला जाता है। अब ये जो प्रोसेस होती है इससे हम क्रूड ऑयल को निकालते हैं और बाद में उसको
प्यूरिफाई करके अलग अलग प्रोडक्ट्स उससे बनाते हैं, जैसे कि डीजल है, पेट्रोल है, किरोसिन है, वैक्स है, प्लास्टिक्स हैं या फिर लुब्रिकेंट्स जो हैं, उन सब का प्रोडक्शन बाद में किससे किया जाता है? क्रूड ऑयल से। जो प्राकृतिक जो हम तेल निकालते हैं, कच्चा तेल जो निकालते हैं, उसको बाद में प्यूरिफाई किया जाता है। अब देखिए, इसको जो है ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, काला सोना कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। वैल्यूएबल किस लिए है? क्योंकि अगर मान लो आप आज के टाइम में सोच के देखो, डीजल पेट्रोल नहीं होगा तो हमारी जो हालात होंगे वो कैसे होंगे। जो गाड़ियाँ इतनी बड़ी बड़ी, इतने अलग अलग डिज़ाइंस तैयार किए गए हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट ने जो भी बनाई है अलग अलग मॉडल, जैसे कि मारुति सुजुकी और भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। इसके अलावा बड़ी और छोटे कई तरीके के व्हीकल्स हैं, वो सब क्या है? अनयूजेबल हो जाएंगे, उनका कोई यूज़ नहीं होगा, क्योंकि उन सबको चलने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है। और फ्यूल मेनली कौन से होते हैं? डीजल, पेट्रोल या फिर जो है CNG वगैरह होती हैं। अब देखिए कौन कौन से ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता है पेट्रोलियम का। ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है, कतर है, और जो है और भी कुछ मेजर प्रोड्यूसर्स हैं, USA, रसिया, वेनेजुएला और अल्जीरिया। अब जो लीडिंग प्रोड्यूसर हैं इंडिया में वो कौन कौन से हैं? डिगबोई इन असम, असम में डिगबोई एक प्लेस है, वहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता है। बॉम्बे हाई मुंबई में है, समुद्र के किनारे पर। या फिर जो डेल्टा रीजन है कृष्णा और कावेरी रिवर्स का, वहाँ पर भी प्रोडक्शन किया जाता है इंडिया के अंदर। इसके बाद नेचुरल गैस की बात करते हैं। नेचुरल गैस जो है पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के साथ ही पाई जाती है, जहाँ से हम पेट्रोलियम को निकालते हैं वहीं से हम जो है नेचुरल गैस को भी निकालते हैं। इससे पहले जो है पेट्रोलियम का हम वर्ड ओरिजिन देख लेते हैं। द वर्ड पेट्रोलियम इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स पेट्रा। पेट्रा का मीनिंग होता है रोक और ओलियम का मतलब है ऑयल। तो पेट्रोलियम का मतलब क्या हुआ? रोक ऑयल हुआ, ठीक है। तो वर्ड ओरिजिन था ये कि जो पेट्रोलियम है उस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। इसी तरीके से CNG जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, जिसको इको फ्रेंडली जाना जाता है। हम आजकल जो है जितने भी ऑटोमोबाइल्स वगैरह, जितने भी व्हीकल नया प्रोडक्शन हो रहा है, वो सब किस में हो रहा है? CNG फिटेड, क्योंकि जो पेट्रोलियम और डीजल है उसके कंपैरिजन में बहुत कम जो है पोल्यूशन होता है CNG से। अब देखिए जो CNG है, नेचुरल गैस जो है, उसका प्रोडक्शन कहाँ पर किया जाता है? जहाँ पेट्रोलियम डिपॉजिट्स होते हैं वहीं से रिलीज़ होती है ये। अब इसके जो है डोमेस्टिक यूजेस भी हैं और इंडस्ट्रियल यूजेस भी हैं। रसिया, नॉर्वे, UK और नीदरलैंड जो है वो कुछ मेजर प्रोड्यूसर हैं नेचुरल गैस के। अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और कुछ एरियाज मुंबई में शीशोर के पास है, समुद्र के किनारे मुंबई हाईवे जहाँ पे पेट्रोलियम को निकाला जाता है, वहाँ से नेचुरल गैस भी जो है निकाली जाती है। इसके अलावा ये जो नेचुरल गैस का प्रोडक्शन हो रहा है ये सफिशिएंट नहीं है हमारे लिए। देखिए कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर प्रोडक्शन नहीं होता बिल्कुल भी, और बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है नेचुरल गैस का। इसके अलावा हम बात करते हैं अदर रिसोर्सेज की, वो है हाइडल पावर। हाइडल पावर क्या है? जल विद्युत। देखिए किसी भी नदी के ऊपर डैम बनाकर जब प्रोडक्शन किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है, तो वो हाइडल पावर कहलाती है। देखिए जब ये प्रोसेस जो है हम डायग्राम से समझेंगे, ये देखिए हाइडल पावर में क्या है, ये रिवर का फ्लो है और वहाँ पर बीच में क्या किया जाता है? डैम बना दिया जाता है। अब ये जो डैम है इसको बना के यहाँ से पावर जो पानी है उसको रिस्टोर किया जाता है। और जब पानी का फ्लो ज़्यादा होता है, ये बांध जो है इससे पानी का फ्लो कंट्रोल किया जाता है कि कितने क्वांटिटी में हमें पानी छोड़ना है। जब ज़्यादा क्वांटिटी में पावर को जो पानी है उसको छोड़ा जाता है तो ये पानी क्या है, यहाँ से ऐसे आके टरबाइन से टकराता है और टरबाइन जो घूमती है तो उससे ये जनरेटर चलता है और इस जनरेटर से क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। और बाद में उस इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जो है अलग अलग जगहों पर कर दी जाती है। तो ये क्या है? हाइडल पावर होती है। पानी से टरबाइन को चलाया जाता है और हाइडल पावर को जो है जनरेट किया जाता है। अगर हम बात करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की कि कहाँ कहाँ पर इसका प्रोड्यूस किया जाता है, तो वर्ल्ड की जो 1/4 इलेक्ट्रिसिटी है वो हाइडल पावर से ही प्रोड्यूस की जाती है। अब कुछ लीडिंग प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं वर्ल्ड में, जो है नॉर्वे है, ब्राज़ील है, पैराग्वे है या फिर चाइना है, ये कुछ लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। इंडिया में भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर हाइडल पावर को जनरेट किया जाता है। एक तो है भाखड़ा नांगल, जो भाखड़ा नांगल डैम है वो सतलुज रिवर के ऊपर बनाया गया है। गांधी सागर है, नागार्जुन सागर है और दामोदर वैली जो प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर हाइडल पावर को जनरेट किया जाता है।
इसके बाद नॉन कॉन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करते हैं। नॉन कॉन्वेंशनल मतलब है गैर परंपरागत जो सोर्सेज हैं, यानी कि जिनका अभी फ़िलहाल कुछ सालों से ही हमने यूज़ करना स्टार्ट किया है, पहले उनका यूज़ नहीं किया जाता था। जब हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनकी शॉर्टेज आने लगी तो हमने सोचा कि कोई नया तरीका हमें अपनाना चाहिए जिसकी वजह से हम इन सोर्सेज को बचा कर रख सकें, इन रिसोर्सेज का कंजर्वेशन कर सकें। तो उसके लिए हमने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स को अपनाया जिसकी वजह से हम जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज कर सके। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? सोलर एनर्जी है, वाटर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है। तो ये कुछ ऐसे रिसोर्सेज थे जिनका यूज़ बाद में स्टार्ट किया गया था। ये देखिए सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है जम्मू कश्मीर में, इसका फ़ोटो आप देख सकते हैं। यहाँ पर सलाल डैम बनाया गया है। ये जो सलाल बांध है, यहाँ इसको बनाने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। अब देखिए हम बात कर रहे थे नॉन कॉन्वेंशनल सोर्सेज की, तो जो नॉन कॉन्वेंशनल सोर्सेज हैं, गैर परंपरागत जो स्रोत हैं एनर्जी के, उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोलर एनर्जी के बारे में। देखिए नॉन कॉन्वेंशनल जो भी हैं गैर परंपरागत, वो सारे के सारे किस तरीके की हैं? रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। सोलर एनर्जी हम चाहे जितना भी यूज़ करें, सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं वो लगातार आती रहेंगी, हम उनका चाहे जितना भी यूज़ करें सूर्य के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ये क्या है? रिन्यूएबल है, हमें लगातार मिलती रहेगी। अब जो सन की हीट है और जो लाइट है उसकी वजह से सोलर एनर्जी जनरेट की जाती है। अब वो कैसे की जाती है? देखिए बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाए गए जो सूर्य से चलते हैं, जैसे कि सोलर सेल हैं, सोलर कुकर हैं, इस तरीके के सोलर सेल्स हैं। अब जैसे कि आप सब देख सकते हैं सोलर प्लेट्स लगा दी जाती हैं और उन सोलर प्लेट से इलेक्ट्रिसिटी को इकट्ठा किया जाता है। वहाँ से जो सोलर पैनल से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उससे बाद में जो है कनेक्ट करके जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स घर में होते हैं हम उन सबको चला सकते हैं। अब बात करते हैं विंड एनर्जी की। तो देखिए विंड एनर्जी क्या होती है? विंड एनर्जी में होता है कि जब हवाएं चलती हैं तो देखिए ये आप यहाँ पर एग्जांपल भी देख सकते हैं। जो सोलर पैनल्स हैं, सोलर पैनल से क्या होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है और बाद में उसको यूज़ कर लिया जाता है घर में लाइटिंग के लिए या फिर फ़ैन वगैरह चलाने के लिए। और सोलर पैनल के अलावा मैंने पहले भी बताया था सोलर कुकर होते हैं, सोलर हीटर होते हैं, सोलर ड्रायर्स होते हैं, या फिर सोलर जो है सेल होते हैं। स्टार्टिंग में सोलर सेल आए थे, उनको क्या किया जाता था? धूप में रख के चार्ज किया जाता था, बाद में उनको यूज़ कर लिया जाता था। अब विंड एनर्जी की बात करते हैं। देखिए विंड एनर्जी में क्या होता है कि इस तरीके से, जैसे ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से पंखुड़ियाँ लगा दी जाती हैं और जब हवाएं चलती हैं इन पंखुड़ियों से टकराती हैं तो वो अपने आप जो है घूमने लगती हैं, और जब ये बहुत तेज़ स्पीड में घूमती हैं तो इनसे एनर्जी जो है जनरेट की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट की जाती है। तो ये क्या होती है? विंड एनर्जी होती है। अब ये जो विंड एनर्जी है वो कैसे एरियाज़ में जनरेट की जा सकती है? या तो कोस्टल रीजन्स में, या फिर जो माउंटेन पासेस होते हैं वहाँ पर, मतलब या तो कुछ मरुस्थल एरिया हो, जैसे राजस्थान और गुजरात का एरिया है इंडिया में, वहाँ पर ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं और वहाँ से हम विंड एनर्जी जो है वो जनरेट कर सकते हैं। इससे पहले जो न्यूक्लियर पावर है उसको पढ़ें, उससे पहले हम विंड एनर्जी की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। देखिए जो एडवांटेजेस हैं विंड एनर्जी की वो क्या है? नॉन पोल्यूटिंग है, मतलब क्या है कि इससे पोल्यूशन नहीं होता, और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी लो होती है, क्योंकि इसका एक बार अगर सेटअप किया जाता है तो इसका बार बार हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, और सेफ़ भी है और क्लीन भी है। डिसएडवांटेजेस क्या है? एक तो इससे नॉइज़ पोल्यूशन होता है, विंड मिल्स जो है वो कॉस्टली होती हैं सेटअप करने में। देखिए हम छोटे लेवल पर अगर हम सेटअप करते हैं तो वो लो कॉस्ट में हो जाता है, लेकिन अगर विंड मिल्स करते हैं, मतलब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाते हैं, तो वो कॉस्टली होती हैं। और जो रेडियो टीवी रिसेप्शन होता है उसमें भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, और ये बर्ड्स के लिए भी हार्मफुल है। तो ये एडवांटेजेस हैं, ये डिसएडवांटेजेस हैं विंड एनर्जी की। अब देखिए सोलर एनर्जी की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? जो सोलर एनर्जी है उसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि ये रिन्यूएबल है, हम इसको कितना भी यूज़ कर लें ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली, हम इनको लगातार यूज़ कर सकते हैं, और नॉन पोल्यूटिंग है, ये भी इसकी एडवांटेज है। डिसएडवांटेजेस क्या है? एक्सपेंसिव है, इसके अलावा डिफ्यूज सोर्सेज है। इसके अलावा हम बात करते हैं टाइडल एनर्जी की। टाइडल एनर्जी के एडवांटेजेस हैं नॉन पोल्यूटिंग, मतलब क्या है कि ये पोल्यूशन नहीं करती, और जो है इन एडजस्टेबल है, मतलब रिन्यूएबल है, इसको हम कितना भी यूज़ करें फिनिश नहीं होगी। टाइडल एनर्जी मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन करूँगी, आगे वाला जो हमारे पार्ट्स रहते हैं उसमें। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? ये डिस्ट्रॉय करती है वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स को, यानी कि जो जंगली जीव जंतु होते हैं उनके जो हैबिटेट्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करती है। इसके अलावा जो है
डिफ़िकल्ट टू हार्नेस के लिए भी जो है डिफ़िकल्ट है। अब जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं एनर्जी की, उनकी बात करते हैं। कौन कौन से नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और टाइडल एनर्जी के अलावा? सबसे पहले है न्यूक्लियर एनर्जी, बायोगैस एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी। ये तीनों गैसेज, ये जो तीनों एनर्जी हैं हमने अभी जो है पढ़ी नहीं है। नेक्स्ट पेज पे हम इनको पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। न्यूक्लियर एनर्जी के एडवांटेज सबसे पहले ये है कि इमिट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसमें जो है लार्ज अमाउंट होता है एनर्जी का। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो जनरेट रेडियो एक्टिव वेस्टेज, जो रेडियो एक्टिव वेस्टेज होते हैं उसको जनरेट करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, और इसके अलावा एक्सपेंसिव भी है। बायोगैस एनर्जी जो है लो कॉस्ट होती है इसकी, और ऑपरेट करने में ईजी है, और बायो वेस्ट जो है उसका यूज़ हो जाता है। अब डिसएडवांटेज क्या है कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ावा देती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट मैंने पहले भी बताया था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन है, इस तरीके की गैसें जो है रिलीज होती हैं, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और जो ओजोन लेयर है उसका उसको जो है डिस्ट्रॉय करती हैं। जियोथर्मल एनर्जी की एडवांटेजेस क्या है कि क्लीन, इको फ्रेंडली एंड ऑलवेज अवेलेबल। ये क्लीन है, इको फ्रेंडली है और हमेशा अवेलेबल हो जाती है। डिसएडवांटेज क्या है कि इसको जब हम सेटअप करते हैं तो सिटी और जो भी विलेजेस होते हैं उनसे दूर इसका सेटअप करना पड़ता है, तो इलेक्ट्रिसिटी को दूर ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। इसके बाद देखिए, विंड एनर्जी हम पढ़ चुके हैं। हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर पावर। देखिए, न्यूक्लियर पावर में क्या होता है, यूरेनियम और थोरियम जैसी जो धातुएं होती हैं उनका विखंडन करके न्यूक्लियर पावर जो है प्रोड्यूस की जाती है। ये आप न्यूक्लियर पावर स्टेशन देख सकते हैं कलपक्कम में। यहाँ पर जो यूरेनियम और थोरियम है, इनके जो एलिमेंट्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, और उन्हीं का जो है एक फ्यूज़न प्रोसेस होती है, और उसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट की जाती है। अब देखिए, जो ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर हैं न्यूक्लियर पावर के वो यूएसए और यूरोप है। राजस्थान, झारखंड कुछ ऐसी जगह हैं इंडिया की जहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता है यूरेनियम का और थोरियम का। अब देखिए, राजस्थान में यूरेनियम और थोरियम के और भी भंडार मिले हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर पावर को बढ़ावा मिल सकता है। न्यूक्लियर पावर जो है इंडिया में कहाँ कहाँ पर स्थित है, वो कलपक्कम में है, तमिलनाडु में है कलपक्कम, और महाराष्ट्र कहाँ पर, तारापुर में है, या फिर राणा प्रताप सागर जो है कोटा राजस्थान के पास में है, और नरोरा उत्तर प्रदेश, कैगा कर्नाटका। ये कुछ प्लेसेस हैं इंडिया में जहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता है न्यूक्लियर पावर का। और यूरेनियम और थोरियम जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, राजस्थान और झारखंड में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं जियोथर्मल एनर्जी की। जो जियोथर्मल एनर्जी है वो जो है कहाँ से ऑब्टेन होती है, हमें जो अर्थ की हीट होती है वहाँ से मिलती है, इसीलिए इसको जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है। ये जो जियोथर्मल एनर्जी है इसमें हम किसका यूज़ करते हैं, इंटीरियर ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ के इंटीरियर में, अर्थ के आंतरिक भागों में जो टेम्परेचर हाई है उसी का यूज़ करते हैं, और उसी से हम इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट करते हैं। ये आप देख सकते हैं, हीट फ्रॉम फिजन प्रोसेस से हीट प्राप्त की जाती है। ये न्यूक्लियर रेडिएटर है। ये आप न्यूक्लियर एनर्जी का डायग्राम देख रहे हैं, ना कि जियोथर्मल एनर्जी का। तो ये जो न्यूक्लियर पावर है किस तरीके से प्रोड्यूस की जाती है, न्यूक्लियर एनर्जी है, इसको फिजन प्रोसेस होती है, उसमें विखंडन होता है, मतलब अलग अलग पार्ट्स में वो टूट जाती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर जो पावर होती है उसका प्रोडक्शन होता है। ये स्टीम वगैरह प्रोड्यूस करती हैं, और उससे टरबाइन चला के जनरेटर के द्वारा क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। ये आप जियोथर्मल एनर्जी के एग्जाम्पल देख सकते हैं। जियोथर्मल एनर्जी इन मणिकरम, कुकिंग फूड विद हेल्प ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। कुकिंग फूड जो है बी वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं। अब देखिए, जो जियोथर्मल एनर्जी है वो हॉट स्प्रिंग से कुकिंग, हीटिंग और बाथिंग के लिए जो हॉट वाटर है उन सब के लिए यूज़ किया जा सकता है। अब यूएसए में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है जियोथर्मल एनर्जी का, सबसे ज़्यादा जनरेट की जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर यूज़ किया जाता है जियोथर्मल एनर्जी को। तो वो कौन कौन से, न्यूजीलैंड है, आइसलैंड है, फिलीपींस है और सेंट्रल अमेरिका है। इंडिया में भी जियोथर्मल एनर्जी के कुछ प्लांट्स हैं, जैसे कि मणिकरम में है हिमाचल प्रदेश में, और पूगा वैली लद्दाख में, वहाँ पर भी जियोथर्मल एनर्जी का यूज़ किया जाता है। ये आप देख सकते हैं जियोथर्मल एनर्जी का अलग अलग तरीके से कैसे यूज किया जाता है। ये वाटर है, ये वेल है, जैसे कुएं वगैरह हैं, या फिर जो स्टीम है उन सब का जो है टरबाइन
उससे घूमती है और टरबाइन के घूमने से जनरेटर से क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब बात करते हैं टाइडल एनर्जी की। देखिए टाइडल एनर्जी क्या होती है, टाइडल एनर्जी में होता है जो समुद्र से जो लहरें उठती हैं, जो टाइड्स आते हैं, जो ज्वार भाटा आते हैं, ये जो सन और मून का ग्रेविटेशन होता है उसकी वजह से आता है। जो समुद्र का पानी होता है वो बिल्कुल हाई स्पीड में समुद्र के किनारे से दूर की तरफ जाता है, बड़ी बड़ी लहरें चलती हैं और जब वो लहरें वापस आती हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। इसको टाइडल एनर्जी कहा जाता है। जब लो टाइड होता है उस टाइम पे जनरेट नहीं की जाती, हाई टाइड के टाइम पे इसको जनरेट किया जाता है। डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, जब पानी की लहरें जो है बड़ी तेज़ स्पीड से आती हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, टरबाइन घूमती है और उसके घूमने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। अब बात करते हैं बायोगैस की। देखिए बायोगैस में क्या होता है, जो स्लरी होती है, मतलब जो भी बायो वेस्ट जो भी होते हैं, जैसे कि गोबर गैस प्लांट लगाए जाते हैं, जितने भी वेस्टेज होते हैं, ऑर्गेनिक वेस्टेज होते हैं, उनको एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है और उनसे क्या बनती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। काफ़ी ये लगा लो कि एक गड्ढा बनाकर उसमें काफ़ी टाइम तक दबा दिया जाता है और उनकी गलने सड़ने से अपने आप जो उनसे गैसेज रिलीज़ होना शुरू हो जाती हैं। तो ये जो बायोगैस है इसका भी कुकिंग वगैरह के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। इसमें जो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मिक्सचर होता है वो एसेंशियल होता है। क्यों? क्योंकि इसके जो टेम्परेचर है वो बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।